सो हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू सीरीज में। इस सीरीज के अंदर हम सब लोग क्या करने वाले हैं, ये है विजेता सीरीज जो नवीन सर के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 6 महीने पहले CGL, CHSL एंड MTS के लिए स्टार्ट करी गई थी। तो इसी सीरीज का हम डे बाय डे रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। आज का ये हमारे फर्स्ट सेट रहने वाला है। टोटल 30 सेट है इस सीरीज में, और हम इन सारे सेट्स को लगभग 55 से 50 दिन में पूरा कर चुके होंगे। और इससे आप यकीन मानिए, आपका जो स्कोर है वो लगभग GS में 70% तक आराम से आप कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और जो मैं दिल्ली पुलिस में इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ मॉक्स में, GS में, वो सब इसी की देन है। दोस्तों, अगर आपको विश्वास हो तो आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप प्लीज़ वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, जिससे आपको कोई भी डाउट वीडियो से रिलेटेड नहीं रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन होकर आप इसका PDF से भी रिवीजन कर सकते हैं बाद में। आइए, आप सबसे पहले क्लास को देखिए, तभी आपके PDF से भी समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट PDF से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जय मां सरस्वती। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, हम करने वाले हैं कवर त्योहारों को। तो सबसे पहले केरल का जो त्योहार है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, केरल के जो फेस्टिवल्स हैं उनमें सबसे पहले आता है ओणम। ओणम क्या है? ओणम एक फेस्टिवल है, कितने दिनों का? 10 दिनों का त्योहार है एक। इसका जो फर्स्ट डे है उसको अथम बोलते हैं, एंड जो उसका 10वां दिन है, अंतिम दिन, उसको थिरुओणम बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कब पड़ता है? तो ये चिंगम माह में पड़ता है। मलयालम नववर्ष के चिंगम माह में जो है ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो सेकंड जो फेस्टिवल आता है वो यहाँ का है विशु। विशु क्या है? विशु जनरली नववर्ष का नेम है, वो है केरल की नववर्ष। केरल की नववर्ष को, मलयालम की नववर्ष को विशु कहा जाता है। तो विशु कहा जाता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा त्योहार जो सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम है थेयम। ठीक है। थेयम हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे केरल में। इसी को देवताओं का नृत्य भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे। तो हम देखते हैं, तो ये अट्टूकल पोंगल है, ये इसको पार्वती का नृत्य बोलते हैं। ये भी केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में बात करें मकर विलत को, एक त्योहार है जो 7 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ये केरल के सबरीमाला मंदिर। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार SSC के एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है। तो आप इसको स्टार बना के भी लिख सकते हैं। तो सबरीमाला मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके मुख्य देवता जो है वो भगवान अयप्पा हैं। कौन से? भगवान अयप्पा हैं, जिनकी इसमें पूजा की जाती है। तो अयप्पन देवता की इसमें पूजा करी जाती है। 7 दिनों का त्योहार है। कौन सा त्योहार? मकर विलक्कू त्योहार। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? सबरीमाला मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो अब हमारी आगे की बात आती है वो आती है गेम से रिलेटेड। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब का सेशन था? ये 2023 का सेशन था। और ये हुआ कब? 19 से 31 जनवरी 2024 तक। कहाँ पर आयोजित किए गए? तमिलनाडु में। कितने शहरों में आयोजित किए गए? 4 शहरों में। कौन कौन से शहर थे? तो शहरों के नाम देख लेते हैं। तो जो शहरों के नाम आते हैं वो है तिरुचि, कोयम्बटूर सेकंड, चेन्नई थर्ड एंड मदुरई फोर्थ। तो 4 शहरों में तमिलनाडु के में आयोजित किए गए थे। कौन से? 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इनका जो शुभंकर था, जो मैस्कॉट था इनका, वो था हिंद तेंदुआ, जिसका नाम था शान। क्या नाम था उसका? शान नाम था। ठीक है। तो शान नाम था, हिंद तेंदुआ शान। ठीक है। शुभंकर था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उनकी कैटेगरी कितनी होती है? 2 कैटेगरीज होती हैं। कितनी? जनरली 2 कैटेगरीज होती हैं। तो 2 कैटेगरीज आइए कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। देखिए, एक होती है अंडर 17। तो अंडर 17 में कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हैं? तो इसमें जनरली जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है। एक दूसरी कैटेगरी आती है अंडर 21 की। ये दोनों कैटेगरीज हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो अंडर 21 में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं? तो वो कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2023 के कहाँ पे हुए? MP के भोपाल में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले कि रेत की समाधि जो है ये क्या है? ये किताब है किसकी? गीतांजलि श्री की। गीतांजलि श्री कौन है? तो इनकी रेत की समाधि किताब है। इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2005 में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत जो है वो 2005 में हुई थी।
लेकिन रेत की समाधि को जो था वो गीतांजलि श्री की किताब है, इसको मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, कब मिला था वो अभी आगे जान लेंगे हम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका जो किया था, किसका, गीतांजलि श्री की किताब का, टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि जो किताब थी उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया था, डेजी रॉकवेल ने किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो मैन बुकर प्राइज है, मैन बुकर प्राइज को जानते हैं हम, मैन बुकर प्राइज या फिर ओनली बुकर प्राइज भी इसको बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और ये पहली मतलब अब तक कुल 5 भारतीयों को मिल चुका है। कितने भारतीयों को? 5 भारतीयों को ये मिल चुका है। पहले भारतीय इसको प्राप्त करने वाले वीएस नेपल हैं, जिनको इन ए फ्री स्टेट बुक के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इन ए फ्री स्टेट के लिए पुरस्कार दिया गया। पहली महिला अरुंधति रॉय है, जिनको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी किताब का नाम है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इस किताब के लिए इनकी को दिया गया था कौन सा, बुकर प्राइज, मेन बुकर प्राइज, जिसकी शुरुआत 1969 में होती है। ठीक है, अच्छा, अमर्त्य सेन कौन है? अमर्त्य सेन ये 1998 में नोबेल दिया गया था, किसके क्षेत्र में? इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके लिए? इनकी बुक का नाम था द आइडिया ऑफ जस्टिस। अच्छा, ये जो नोबेल था इनको इनकी किताब के लिए नहीं मिला था, ये इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया था 1998 में। ये जनरली ये किताब है, ये इनकी किताब का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब बात कर लेते हैं, एक व्हाइट टाइगर किताब है, व्हाइट टाइगर जो किताब है वो बड़ी पूछी जाती है, और एक सिलेक्शन डेज, ये दोनों ही बुक किसकी हैं? अरविंद अडिगा की हैं, अरविंद अडिगा की। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो हमारी भाषा है, कुछ प्रमुख भाषाएं हैं, जैसे मूलतः जो अरुण भाषा है, सॉरी, अरुणाचल में नीसी भाषा बोली जाती है, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, त्रिपुरा में कोक बोरो जो भाषा है वो कहाँ पे बोली जाती है? त्रिपुरा में। ठीक है, अब जो इंग्लिश है हमारी सिक्किम और नागालैंड की भाषा है। ठीक है, अच्छा, त्रिपुरा में कोक बोरो को, ये मोस्ट रहेगी आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तुलु एक भाषा है जो कर्नाटक में बोली जाती है। अच्छा, सेंटिनली अंडमान निकोबार की भाषा है, कहाँ की भाषा है? सेंटिनली। सो सेंटिनली आपकी अंडमान निकोबार की भाषा है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब ये पॉलिटी की बात आ जाती है इसमें थोड़ी सी, तो पॉलिटी में बात करेंगे। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो इस पे बात कर ले रहे हैं। इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसी वीडियो में आके कवर हो जाएंगे। तो इससे इससे क्या क्या जो चेंजेस थे वो भारतीय संविधान में देखने को मिले थे। तो अखिल भारतीय संघ इसी से प्रस्तावित हुआ था। अखिल भारतीय संघ की अगर आपसे पूछता है स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम से हुई थी, तो वो 1935 के अधिनियम से ही हुई थी। अच्छा, इसमें कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 321 धाराएं हैं। टोटल अनुसूची कितनी थी? 10 अनुसूची थी। पेश कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। पारित कब हुआ? 2 अगस्त 1935 को। अच्छा, पारित करने की डेट इसकी पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी याद रखनी है, 2 अगस्त 1935 को ये पारित हुआ था। ठीक है, कि इससे क्या क्या परिणाम आए थे? तो केंद्रों में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी, केंद्रों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। आरबीआई की स्थापना जो इसी अधिनियम के तहत हुई थी। और अच्छा, एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1 अक्टूबर 1937 को इसी के तहत हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके जो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस जो बने थे इस फेडरल कोर्ट की संघीय न्यायालय के, वो थे मैरिश गुएरा। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो इसी को माना जाता है, 1935 के अधिनियम को। भारत सचिव परिषद 1858 में जो थी वो खत्म कर दी गई थी, यानी कि भारत सचिव की जो परिषद थी वो 1858 में क्या कर दी? खत्म कर दी गई थी। अच्छा, दासता का जो नया अधिकार पत्र था, दासता का नया अधिकार पत्र किसने पेश किया था? तो नेहरू जी ने इसको 1935 के अधिनियम को दासता का नया अधिकार पत्र बोला था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो प्रथम भारतीय जो सचिव थे वो कौन थे? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एसएससी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। तो स्टैनली जो थे 1858 में प्रथम भारत के सचिव बने थे। पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग कौन था? प्रथम भारतीय वायसराय था। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इसी एक्ट को, कौन से एक्ट को? 1935 के एक्ट को सड़ा हुआ किसने बोला? जिन्ना ने कहा था। ये जिन्ना आप जानते होंगे, जो पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान के बंटवारे का कारण बना था, इसी ने पाकिस्तान की नींव रखी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो प्लीज साथ साथ लाइक भी करते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अपशिष्ट जो शक्तियां थी वो इससे ऐड करी गई थी, वायसराय को दे दी गई थी। जो अपशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम से जो अपशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय के हाथों में चली गई थी। ठीक है, शक्तियों का जो विभाजन था वो किस प्रकार हुआ था 1935 के अधिनियम में? शक्तियों का विभाजन कुछ इस प्रकार था, 3 आधार पे किया गया था। संघ आधार पे, कौन कौन से आधार थे? संघ आधार था जिसमें 59 विषय थे। यानी कि जो 3 सूचियां आज भी हमारे संविधान में जो प्रचलित हैं वो कहाँ से हैं? वो इसी 1935 के अधिनियम से हैं। राज्यों को कितने विषय शामिल थे? 54 विषय। समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। ये उस अधिनियम की बात करी जा रही है 1935 के की। कहीं आप इसे प्रेजेंट का समझ लें तो अब यहाँ पे आज के समय की बात की गई है कि देखिए जो हमारी जो पहली सूची है उसमें 100 विषय है संघ सूची में। ठीक है, अच्छा जो राज्य सूची है उसमें 61 विषय हैं और जो हमारी समवर्ती सूची है आज के टाइम पे उसमें 52 विषय शामिल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बात आती है 1773 के रेगुलेटिव एक्ट की। इसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंस आप रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि 1773 पहला रेगुलेटिव एक्ट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लिए निकाला था। तो इसके जो गवर्नर थे उस टाइम पे, इसने गवर्नर जनरल का जो पद बना दिया था, गवर्नर के पद को इसने गवर्नर जनरल में बदल दिया था। ठीक है, तो अब जो नाथ एक्ट भी इसको कहते हैं, इसका नया दूसरा नाम क्या है? 1773 के रेगुलेटिव एक्ट, इसको नाथ एक्ट भी कहा जाता है। इसी से जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1776 में, और ये कहाँ पे हुई थी आपको पता हो तो? कलकत्ता में ये हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में हुई थी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस जो कोर्ट के सीजे थे, यानी कि सीजे इस कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे थे। कौन से कोर्ट की? जिसकी स्थापना 1776 में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, और जो 3 अन्य सदस्य थे वो 3 अन्य सदस्य, सॉरी सदस्य नहीं, जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं रिपीटेडली एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिव एक्ट की। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को इससे मान्यता क्या क्या दी गई थी वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं नीचे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? भारत का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट से आया। अच्छा, 1833 के एक्ट से आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। वो किससे बना था? वो 1833 के एक्ट से बना था। ठीक है, अच्छा भारत के जो वायसराय का पद आया वो 1858 के एक्ट से लॉर्ड कैनिंग बना था। 1858 के एक्ट से हमारे संविधान में जो था भारत के वायसराय का पद ऐड हुआ था। ये हिस्ट्री चल रही है संविधान की। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं चार्टर अधिनियम आया था 1813 में। उससे क्या हुआ? शिक्षा जो था वो शिक्षा 1 लाख रुपए इसमें बजट सेट किया गया था शिक्षा के नाम से। ठीक है, EAIC का अधिकार जो था वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के जो सभी व्यापार थे वो खोल दिए गए थे। कौन से एक्ट से खोल दिए गए थे? तो वो आपके 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के सभी व्यापार खोल दिए गए थे। ठीक है, कौन से व्यापार को छोड़ करके? चाय के व्यापार को छोड़ करके। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा व्यापार को छोड़ करके 1813 के चार्टर अधिनियम में जो थे ब्रिटिशर्स के लिए सारे अधिकार खोल दिए। तो वो चाय का ही एकमात्र ऐसा व्यापार था जो मतलब उन्होंने नहीं दिया था इनको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वुड डिस्पैच नीति। जो वुड डिस्पैच है ये किसके लिए था? ये भैया डलहौजी के टाइम पे आया था और ये भारतीय शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिव एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। ठीक है, अच्छा इसके तहत जो था वो क्या था कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। व्यापारिक कार्यों की देखरेख के लिए BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई जिसमें 24 मेंबर्स हुआ करते थे। 24 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट में हुआ करते थे। तो ये व्यापार की प्रबंधन के लिए थी, व्यापार की देखरेख के लिए थी कि कैसा व्यापार इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को संभालने के लिए की गई थी। राजनीतिक कार्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ काउंसिल जिसमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे उसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, महारानी की घोषणा थी 1858 के घोषणा पत्र आया महारानी की तरफ से, एलिजाबेथ की तरफ से। तो उसमें क्या था? तो उसको पढ़ा किसने था? तो प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा था, पढ़ के सुनाया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र भी इसको बोला जाता है। महारानी की घोषणा पत्र 1858 को
भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1909 के अधिनियम की। तो 1909 के अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है लॉर्ड मिंटो के द्वारा। लॉर्ड मिंटो कौन था? उस टाइम का भारतीय वायसराय था। अच्छा, इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी बोला जाता है। तो मार्ले कौन था? मार्ले भारतीय सचिव था, जबकि मिंटो मिंटो ये भारतीय वायसराय था उस टाइम का। किस टाइम का? जिस टाइम पे 1909 का अधिनियम पारित किया गया था या फिर भारत में लागू किया गया था। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में जो था सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। आप इस पॉइंट को बहुत ही याद रख लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया गया है एसएससी एग्जाम्स में। अच्छा, उससे आगे बात कर लेते हैं। 1919 का जो अधिनियम था उसी के उच्चायुक्त के पदों के सृजन के लिए इसको लाया गया था। जो 1909 में थोड़ी सी कमी उनको दिखी 1909 के अधिनियम में, उसको पूरा करने के लिए 1919 का अधिनियम लाया गया। पहला उच्चायुक्त इसके तहत नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था विलियम स्टीवेंसन। विलियम स्टीवेंसन जो था, जो लंदन का था, इसको पहला उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया भारत का। ठीक है, उसके बाद में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया 1919 के अधिनियम से। 1926 में बॉम्बे मद्रास में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, आदमियों को तो पहले से ही था, लेकिन महिलाओं को 1926 में दिया गया बॉम्बे मद्रास से। ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इससे आगे बात करें तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे वो 1921 में लागू हो गए थे। ठीक है, 1916 से 21 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था, कौन था? ये भारतीय वायसराय था 1916 से 21 के मध्य का। ठीक है, उसके आगे अगर बात करें तो समीक्षा इसकी किसने करी थी? साइमन कमीशन ने इसकी समीक्षा के लिए इसका गठन साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसकी समीक्षा के लिए? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन जो भारत आया था। कब आया था भारत? ये 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, जिसका विरोध लाला लाजपत राय और बहुत सारे हमारे भारतीय शहीदों ने किया था। 1928 में ये भारत आया था, तो इसके खिलाफ नारा भी दिया था किसने? लाला लाजपत राय ने, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, गो बैक साइमन। ठीक है, किसने नारा दिया? लाला लाजपत राय ने। कब दिया? 1928 में। जब ये किसकी समीक्षा के लिए आया था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए भारत आया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो एक मिनट, आगे बात करें तो द्विसदनीय व्यवस्था और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन था वो इसके तहत शुरू हुआ था। किसके तहत? 1909 के 1909 के अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन भी इसी के तहत शुरू हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो न्यूजीलैंड में सबसे पहले वोट का अधिकार दिया गया था महिलाओं को, 1893 में दिया गया था। इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वहीं कि थोड़ा सा यूपीएससी की स्थापना जो थी वो कब हुई थी और किस आयोग ने इसकी सिफारिश करी थी? तो भैया ली आयोग की सिफारिशों से 1 अक्टूबर 1926 को जो है वो स्थापना हुई थी यूपीएससी की भारत में। 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिशों से भारत में यूपीएससी की स्थापना की गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पहले अध्यक्ष रॉस बोरकर, किसके? यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। ये जो क्वेश्चन है वो कई बार रिपीटेडली एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रॉस बोरकर पहले यूपीएससी के अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थे वो एचके कृपलानी। कब से कब तक रहे? 1947 से 1949 तक ये रहे थे। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 तक दिया गया है, जिसमें भारतीय संविधान में भाग कौन सा है? 14। भाग 14 में यूपीएससी का वर्णन मिलता है 315 आर्टिकल से 323 तक। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ? किस रिपोर्ट के तहत हुआ? तो अंतरिम जो सरकार थी वो नेहरू रिपोर्ट के तहत जो थी अस्तित्व में आई थी अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में। ठीक है, अच्छा, जो इसके अंतरिम सरकार के सहयोगी थे, गैर सहयोगी थे। अक्टूबर 1940 में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई थी। ठीक है भैया, मतलब सितंबर में इसका गठन हुआ, किसका? अंतरिम सरकार का। ठीक है, सितंबर 1940 में, जबकि 11 सहयोगी इसमें शामिल थे और अक्टूबर 1940 में मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल होना पड़ा या फिर शामिल हुई थी। ठीक है, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे लॉर्ड बेवेल। ठीक है, बेवेल जो थे वो अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति, विदेशी मामले और जो राष्ट्रमंडल के प्रभारी थे इसके तहत वो थे नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी। कमांडर इन चीफ जो थे वो क्लाइड
क्लाइड ओचिन लेक थे। ठीक है भैया, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इससे आगे की क्लास आपको दूसरे पार्ट में इसी की देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो के अगले पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपको, ये उम्मीद है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।